ऑल राइट सर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सास के बारे में। एस ए डबल एस, कौन सी? बहू वाली सास नहीं, एस ए डबल एस, सी एस एस वाली सास। हाँ जी, इस वीडियो में आपको एंड तक बताऊंगा कि आपको सास क्यों यूज करनी चाहिए, सी एस एस यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको सास पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब कौन सी बेटर है इन दोनों में से। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो ये दोनों चीज सेम ही है। मतलब क्या है कि आप सी एस एस टाइप करते हो तो सी एस टाइप करते हो, अगर आप सास टाइप करते हो तो भी आप सी एस एस टाइप करते हो। समझ में नहीं आया? सुनो, ऐसा मान लो कि जो सीएसएस है वो एक साधारण सा इंसान है। वो हर एक काम को एक एक करके करता है। जैसे आपने उसको बोले कि 10 काम करो, तो वो 10 काम को ऐसे करेगा। पहले एक करेगा, उसके बाद में दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसे करके वो सारे काम को करेगा। लेकिन यार अगर हम लोग वहीं पे बात करें सास की, तो वो एक जीनियस इन्वेंटर है। उसके पास नए नए तरीके हैं हर काम को आसान बनाने के लिए। मतलब जो काम आप सीएसएस से करवाते हो वो काम आप सास से करवा सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत ही कम समय में के अंदर। इसीलिए यार खास होता है सास को सीखना। तो क्या आपको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? और यार इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट सास आ जाएगी। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे औसम कंटेंट के लिए। बातें बहुत हो चुकी है, अब थोड़ा कोड बेस समझते हैं, थोड़े सास के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि भाई सास कितनी ज्यादा पावरफुल है सीएसएस से। और बिलीव मी, इस वीडियो के देखने के बाद में आप खुद बोलोगे यार बेटर है सास। तो चले फिर, आ जाओ। ऑलराइट, सो मैंने वी एस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने आपके लिए फाइल बनाई है। इसमें मैंने कुछ डेटा रखा है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले डेटा को एक बार अच्छे से रीड कर लें। देखो, सास यानी सिंथेटिकली ओवेसम स्टाइल सीट। अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें ना, तो आपको बोलना है सिंथेटिकली ओवेसम स्टाइल सीट। बिल्कुल, एक सी एस एस प्री प्रोसेसर होता है। कौन? सास। किसका? सी एस एस का। ये सी एस एस को इन्हांस करने के लिए यूज होती है और वेब डेवलपमेंट में काफ़ी पॉपुलर है। सास सीएसएस के फ्यूचर को एक्सटेंड करता है। किसके फ्यूचर को? सीएसएस के फ्यूचर को एक्सटेंड करता है और डेवलपर्स को कोड लिखने में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच देता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच किस तरीके से प्रोवाइड करता है, ये चीज़ अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। फिलहाल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट सारे सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा नाम तो देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की, बाद में बात करेंगे नेस्टिंग के, पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, मिक्सिंस क्या होता है, एक्सटेंड इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, कंट्रोल डायरेक्टिव्स, फंक्शंस की बात करेंगे, मैप एंड लिस्ट की बात करेंगे, प्लेस होल्डर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, मॉड्यूल एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप किस तरीके से बनाओगे विद सास, ये चीज़ भी हम लोग इसमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आपको ना मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपके मन में डाउट होगा कि भाई मुझे अगर सास सीखना है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें पहले आनी चाहिए। देखो, आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लेकिन बेसिक आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट चाहिए, नहीं। आपको पता होना चाहिए भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए लूप्स, फंक्शन, ये ऑपरेटर्स, ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो आप अभी सास पे आ सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, चेकआउट कर लेना। बढ़िया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक सिंपल सी फाइल बनाएंगे, एक index.html की फाइल बनाएंगे। हमेशा की तरह एक सिंपल बेसिक HTML की फाइल बनाएंगे। ये लो, हमारी HTML की फाइल बन के यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे सिंपल बेसिक बॉल प्लेट कोड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करूँगा और ये कोड अपने पास यहाँ पे आ चुका। टाइटल आप लोग लिख लेना, एक अच्छी हैबिट होती है, बट मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा, आपको पता है, लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक H1 डालूंगा, मैं लिखूँगा वेलकम टू कोड विद एजे। बढ़िया, इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, वेलकम टू कोड विद एजे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लेना, एक आप ही हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी मैंने जैसे ही गोलाई वाले बटन पे क्लिक करा तो अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। इसमें ये चीज़ अपने को देखने को मिल चुकी है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है अभी तक। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये सास की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है सास के रिगार्डिंग। मतलब इंस्टॉल किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से आप लोग इसको सीख पाओगे, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़िया है, देखना है एक बार आपको, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो देख लेना, नहीं तो ये वीडियो है ना काफ़ी है, बहुत ही बढ़िया। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं, अब कुछ कोड करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
अगर हम लोग नॉर्मल HTML CSS की बात करते हैं, मतलब एक हम लोग HTML CSS के अंदर वेबसाइट बनाते तो हम लोग क्या करते, हमने सिंपल एक फ़ाइल बनानी थी index.html जो हमने बना रखी है ऑलरेडी। एक CSS का फोल्डर बनाते जिसके अंदर हम लोग style.css को रखते और उसमें हम लोग फिर डिज़ाइन स्टार्ट करते। वैसे सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सास का फोल्डर बनाऊंगा या फिर आप लोग SCSS रख लो, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखो यार, इनमें दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं मैन डॉट और यहाँ पर आके मैं SCSS करूँ चलेगा बिल्कुल। आप SASS भी कर सकते हो, SCSS भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही है। एंटर मारूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन करा। अब इसके अंदर मैं वो कोड टाइप करूंगा जो नॉर्मल CSS के अंदर करता था। करके दिखाता हूँ। मैंने यूनिवर्सल ऑपरेटर लिया, देखो मैं जैसे यहाँ पे P टाइप करूंगा पैडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, देखो पैडिंग, ठीक है, सजेशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्जिन, ओके जी, मार्जिन 0, बढ़िया। और बॉक्स साइजिंग मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ इस तरीके से। बेसिक सी 3 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे रखी है, कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हो CSS की आप लोग इस वाली फाइल के अंदर। अब इसको रन कैसे किया जाए, आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो फाइल है man.scss की, इसको हम लोग क्या लिंक कर दे यहाँ पर। हाँ जी, आप इसको लिंक कर सकते हो, लेकिन ये काम नहीं करेगी। लिंक तो हो जाएगी ये, लेकिन काम नहीं करेगी। दिखाता हूँ आपको, देखो मैं बेसिकली जाऊँगा सबसे पहले SCSS डायरेक्टरी के अंदर, man.css के अंदर। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो बॉडी है इसका जो विड्थ होगा उसको मैं 100% कर देता हूँ, और जो हाइट है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट कर देता हूँ, मतलब कंप्लीट। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं काम कर देता हूँ यहाँ पर आके ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, कलर ब्लू होगा बॉडी का? नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो करके देखो, कुछ नहीं हुआ। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, सिंपल बेसिक सा रीज़न ये है कि ये जो SCSS वाली फाइल होती है या फिर SASS वाली फाइल होती है सास की, वो अपना ब्राउज़र समझता ही नहीं है, उसको अपना ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं करता है। तो अब क्या हो, फिर सपोर्ट नहीं करे तो आपको एट द एंड यूज़ में लेनी पड़ेगी CSS वाली फाइल ही। हाँ जी, आपको यूज़ में तो लेनी पड़ेगी CSS वाली फाइल ही। तो फिर ये कोड कैसे हम लोग करेंगे, आपको इस वाले कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा CSS के अंदर यूजिंग कंपाइलर। अब वो कंपाइलर कहाँ से मिलेगा आपको बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे सिंपल चलना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है लाइव एंड सास कंपाइलर। होप कि ऑटोमेटिक आ जाए। आया नहीं क्या ऑटोमेटिक लाइव सास कंपाइलर, ये देखो यहाँ पे ये एक्सटेंशन तो क्या बोल रहा है, ये दिस इज डेप्रिकेटेड, ये तो बेसिकली डेप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया लाइव सास कंपाइलर इन्होंने दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपने इसको इंस्टॉल नहीं करा तो आपको इंस्टॉल करना है, तो इन्होंने बता रखा है किस तरीके से इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है वाच माई सास। हाँ जी, यहाँ पे देखो जैसे मैंने इंस्टॉल करा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिला वाच सास, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब आप देखिएगा यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर अभी एक ही फाइल हमने बनाई है, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा वाच सास पे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 फाइल बन जाएंगी। दिखाता हूँ आपको, इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे 2 फाइल बन चुकी है। एक तो man.css की फाइल बनी और यहाँ पे एक man.css.map की फाइल बनी। इस man.css वाली फाइल के अंदर क्या कोड है, वही कोड है जो मैंने इसके अंदर रखा। ये कोड कहाँ पे गया, ये कोड बेसिकली यहाँ पर गया, ये कोड यहाँ पर गया। तो ये जो मैप वाली फाइल बनी इसका क्या काम है, ये बेसिकली कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब ये कोड कन्वर्ट करना है एक CSS की फाइल में, ये जो अपना man.scss का कोड है इसको कन्वर्ट करना है man.css के अंदर। तो वो काम कौन सी फाइल करेगी, man.css.map वाली फाइल वो काम कर रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग इस वाली फाइल को लिंक करेंगे, बिल्कुल आप इस वाली फाइल को लिंक करोगे अपनी HTML फाइल के अंदर तो काम करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पे फाइल का नाम तो सेम ही है, man.css है और यहाँ पे man.scss है। तो आपको सिंपल यहाँ पे CSS कर देना है, दैट्स इट। अब सेव करो और सेव करने के बाद में यहाँ पे जाओ, ये देखो यहाँ पे ब्लू हो चुका है, सही है। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और भी 1-2 तरीके होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल आप लोग इतना कर लो। अब हम लोग आते हैं भाई साहब टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है अपना वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, आपने देखो जावास्क्रिप्ट करी है, अगर आपने PHP करी है, पाइथन करी है, जावा करी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है उसके अंदर वेरिएबल होते हैं।
जो वेरिएबल वहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। वेरिएबल में क्या होता है, ऐसा मान लो देसी भाषा के अंदर एक डब्बा, जिसके अंदर कोई वैल्यू को हम लोग होल्ड करके रखते हैं और उसका फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वही यहाँ पे होते हैं, एक मतलब कंटेनर टाइप, है ना। तो देखो ये वेरिएबल किस तरीके से यूज़ करने होते हैं वो देखो। पहले मैं एक काम करता हूँ, HTML पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक H1 लिया है, एक मैं यहाँ पे S2 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल हेलो, हेलो लिखता हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी रख दो, हेलो मैंने इस तरीके से डाल दिया। एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे लोरी डम इस तरीके से, ये जो क्या है लोरी अपसम, ये क्या है पता नहीं, ये कौन सा टेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और एक मैं स्मॉल टेक लेता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, दैट्स इट, ये मैंने यहाँ पे बोल दिया। तो ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगी, इसके अंदर कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक काम करता हूँ मैं, ये जो ब्लू कलर है ये थोड़ा सा मुझे बढ़िया नहीं लगा, थोड़ा सा क्या बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा यहाँ पर। अब इस तरीके से रखता हूँ। अब सपोज दैट मुझे जितने भी टेक्स्ट हैं यहाँ पर, इनका सारों का कलर मुझे क्या करना है, ब्लू करना, रेड करना, ग्रीन करना, जो भी करना है, लेकिन कलर मुझे चेंज करना है। मान लो ग्रीन करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जाऊँ बॉडी पे और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कलर ग्रीन कर दूँ इस तरीके से। एक सेकंड, कलर ग्रीन कर दो इस तरीके से। तो ये सारे कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं। अब इसका फायदा तो है, ये आपको दिखा कि सारे कलर एक साथ ग्रीन हो चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, बहुत सारे आपको पता पैराग्राफ्स भी होंगे, हेडिंग्स भी होंगी, स्मॉल टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट आप लोग लिखोगे उस वेबसाइट में। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कलर डाल दोगे तो सारों का कलर हो जाएगा जैसा आपने यहाँ पे रखा है वैसा का वैसा। समझ रहे हो, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। अब उसके लिए मैं एक तरीका और अपना सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो हेडिंग 1 है, ठीक है, उस पर जाओ और कलर कर दो इसका ग्रीन, कलर इसका क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है। तो एक सेकंड, ये ग्रीन कर देगा, ये ग्रीन कर देगा। बाय द वे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में और क्या था अपना, एक हेडिंग 2 था क्या, चलो हेडिंग 2 और फिर पैराग्राफ फिर स्मॉल टेक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ S2 के लिए और यहाँ पर मैं इसको P के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, पैराग्राफ के लिए कलर ग्रीन, और एक कलर ग्रीन होगा मेरा स्मॉल टेक के लिए, दैट्स इट। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगा तो सारे यहाँ पे कलर ग्रीन है। अब मान लो कि यार मुझे ब्लू करना है, मुझे सभी का कलर ब्लू करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ बताओ। मैं ब्लू करूँ यहाँ पर, एक सेकेंड भाई, ब्लू हो जा, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ब्लू करूँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ब्लू करूँ, इसके अंदर भी मैं ब्लू करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे हर एक के लिए ब्लू ब्लू इस तरीके से लिखना पड़ा। तो आप सोच रहे हो अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी होती, अभी तो ये 4-5 ही है तो मैंने यहाँ पे जल्दी से ब्लू ब्लू कर दिया। अब एक रियल वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, तो ऐसे टेक्स्ट भी हो सकते हैं जिनका कलर सेम है, जिनका टेक्स्ट का कलर सेम है। अगर कल के दिन वो कलर आपको चेंज करना रहा तो क्या आप अलग अलग जाके उनका कलर चेंज करोगे? नहीं गाइज, ये बहुत ही लेंथी काम है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर चल सकता हूँ, एक वेरिएबल को ले सकता हूँ। अब वेरिएबल कैसे यूज करना होता है ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल डॉलर सिंबल PHP वाला, इसके आगे मुझे क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपल टेक्स्ट एंड कलर। ओके, इक्वल टू लगाना नहीं, इक्वल टू नहीं लगाना है, आपको सिंपल कॉलन लगाना है। मुझे मान लो कि ऑरेंज कलर चाहिए इस बार, ये लो मैंने यहाँ पे ऑरेंज एक जगह करा है बस। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर दूंगा, सेमीकोलन आपको लगाना है लास्ट में, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस टेक्स्ट कलर को मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ पे ब्लू है वहाँ वहाँ पे मुझे मान लो कि ऑरेंज चाहिए, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ब्लू ब्लू कहाँ पर है, यहाँ पर है, पेस्ट करूँगा, ठीक है, बढ़िया। और अब मैं सेव करूँगा, और जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ऑरेंज हो जाएगा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मुझे कल के दिन इसको चेंज करना रहा, तो अगर मान लो रेड करना रहा, तो मैं यहाँ पे रेड कलर डालता हूँ, सभी पे रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। कितना ईजी हो गया। तो वेरिएबल को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है, उस वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल को वहाँ पे यूज़ करते हैं जिस प्रॉपर्टी के आगे यूज़ करना होता है। और अगर कल के दिन चेंज करना रहा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को ही चेंज कर देंगे, वो वैल्यू सभी पे अप्लाई हो जाती है। बहुत ही इजी सा काम है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, कोई बड़ी बात थी ही नहीं। ओके गाइज, वेरिएबल आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपना टॉपिक है भाई साहब नेस्टिंग। नेस्टिंग, अब नेस्टिंग क्या होती है, देखो नेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है, उसके अंदर भी कोई दूसरी चीज़ है, और उसके अंदर भी कोई दूसरी चीज़ है।
समझ रहे हो? कैसे बताऊँ मैं आपको, एक काम करता हूँ, मैं पेंटिंग टूल ओपन करता हूँ। मैंने एपिक पेंट को डाउनलोड नहीं कर रखा, करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखो, एक यहाँ पे डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, इस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, समझ रहे हो, और इस डब्बे के अंदर एक और डब्बा है। तो ये बेसिकली नेस्टिंग होती है। तो ये नेस्टिंग का कंसेप्ट किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सास के अंदर, वो थोड़ा देख लेते हैं। मैं कुछ कोड यहाँ पे कमेंट करूँगा, ये वेरिएबल्स के लिए था, आपको कोड भी देना है मुझे, ओके। और बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेस्टिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से गैप देता हूँ और मैं लिखता हूँ सिंपल नेस्टिंग, इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग नेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखो समझना, एक अनऑर्डर लिस्ट लिया मैंने, एक लिस्ट लिया मैंने, और इस लिस्ट के अंदर मैंने एक एंकर टैग लिया और मैंने बोला होम, ठीक है, ओके। और इसी को मैं अगेन डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और इसी को अगेन डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल सर्विस, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपल अबाउट, बढ़िया। तो एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट गई, उसके अंदर एंकर गया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे होम रखा है। तो आउटपुट में एक बेसिक सी चीज़ आपको दिखाई देखने को मिलती है, होम सर्विस अबाउट, कोई बड़ी चीज़ अभी तक नहीं है। अब देखो अगर मैं इसका कोड करता तो कैसे करता, सास के अंदर बहुत सिंपल तरीके से करता, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ इसके अंदर और मैं यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिखता अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ें एक लाइन में आनी चाहिए, तो इसके लिए मैं लिखता सिंपल डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स लिखता। तो यहाँ पे देखो एक लाइन में आ चुके हैं। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर आपको हटाना है तो आप लिखते सिंपल लिस्ट स्टाइल टाइप और नन, इससे जो आपको डॉट दिखनी है हट जाएंगे, थोड़ा गैप चाहिए इनमें, तो आप सिंपल गैप वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो 20 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने 20 पिक्सल का गैप दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या था, एक लिस्ट हमने बनाई। अगर हम लोग नॉर्मल सीएसएस में करते तो कैसे करते, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है उसको टारगेट इस तरीके से करते, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे कैसा करना, ध्यान से देखो, अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर क्या करना है, कुछ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से आपको टारगेट करना है, इसी के अंदर ही टारगेट करना है कंप्लीटली। तो यार इसके अंदर मैं करूँगा सिंपली पोजीशन रिलेटिव, और इस लिस्ट के अंदर हमने एक एंकर टैग बनाया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंकर टैग भाई साहब, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली मैं यहाँ पे नन करूँगा, नन नन, ओके। इसका जो कलर है वो थोड़ा अलग हो, मतलब मैंने वेरिएबल में बना रखा होगा, वेरिएबल में बनाया था, पीछे हमने बनाया था, तो टेक्स्ट कलर रेड, आप चाहो तो अलग कलर कर सकते हो, मैं रेड ही कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल, इसका जो कलर होगा वो होगा टेक्स्ट कलर के बराबर। अब टेक्स्ट कलर तो रेड है, तो यहाँ पे देखो आपको रेड देखने को मिलेगा इसमें, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस पर जैसे मैं होवर करूँ तो क्या हो, कुछ भी मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, कुछ भी कर दो जो आपको करना है, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ उसका। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसका ब्लू कर दूँ, चलो मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इसके अंदर मतलब इस ए को होवर करना है, तो आप ऐसा रख सकते हो ए होवर, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे %, सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, ये बेसिकली टारगेट करता है अपने पेरेंट नोड को, इसका जो पेरेंट नोड है वो कौन सा है, ये वाला, तो इसको टारगेट करेगा। इस पर मैं होवर करता हूँ इस तरीके से, तो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ओके, सेव करता हूँ यहाँ पर आके, ये देखो सही है। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो नेस्टिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट बनाई, वहाँ पर HTML में तो इस तरीके से हमने ये टारगेट करा, उसके बाद में इसके अंदर एंकर टैग था तो उसको टारगेट करा, उसके अंदर हमने एंकर टैग को होवर करवाना था तो उसको इस तरीके से हमने टारगेट करा। एट दी एंड कोड उसी तरीके से जाएगा जो हम लोग पहले करते थे, कन्वर्ट होके। आपको दिखाता हूँ, ये तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा है, लेकिन वहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है इस main.cs के अंदर, वो देखो आप लोग, ये देखो नॉर्मल बेसिक सा कोड, अनऑर्डर लिस्ट बिल्कुल ये प्रॉपर्टी थी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बिल्कुल पोजीशन रिलेटिव थी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट थी, उसके अंदर एक एंकर टैग था, ये प्रॉपर्टी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर ए और उस पर होवर करा तो ये प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे %, लिखा था लेकिन यहाँ पे ए आ चुका, देखो। तो ये होता है गाइज अपना नेस्टिंग का कमाल, वो कन्वर्ट कुछ इस तरीके से कर रही होती है, लेकिन कोड हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर रहे होते हैं। होप कि आपको नेस्टिंग का कंसेप्ट भी क्लियर है। आगे वाले टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, सही है।
अब अपना अगला टॉपिक कौन सा है भाई साहब? अपना अगला टॉपिक है पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स भाई साहब को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि भाई पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा पहले बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, पेंटिंग टूल अगेन ओपन करता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा ध्यान से समझना। एक मेरे पास वेबसाइट है, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर एक तो हेडर का पार्ट होता है, ये मान लो एक हेडर का पार्ट है, और ये एक बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। और ये मान लो कोई और भी कंटेंट हो सकता है, बिल्कुल। और ये एक छोटा सा नीचे फुटर हमने बनाया, ठीक है। तो ये लेआउट अपनी वेबसाइट का। अब अगर हमको इसको डिज़ाइन करना है नॉर्मल सीएसएस की हेल्प से, तो हम क्या करते, हम एक स्टाइल की फाइल बनाते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक स्टाइल की फाइल बनाई, ये स्टाइल की फाइल है, इसको स्टाइल की फाइल आप लोग समझो। अब जो भी अपना हेडर का कोड वो भी इसमें स्टाइल करते, जो भी अपना बॉडी का, जो भी अपना थोड़ा और कंटेंट है उसका, जो भी अपना फुटर है उसका, तो सारा कोड हम लोग यहाँ पे स्टाइल करते। सही है ना, यहाँ पे स्टाइल करते। अब इसमें एक बड़ी नुकसान वाली चीज़ क्या है, नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी सा काम क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज करने रही, आपने इस वाली फाइल के अंदर 1000 लाइन लिख दी, आपने इस वाली फाइल के अंदर 1000 लाइन लिख दी, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसको ढूंढ के सर्च करके आपको क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है, तो आप सोचो कैसा लगेगा। सीएसएस के अंदर 1000 लाइन भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा डिज़ाइन करोगे उतनी सीएसएस बढ़ती जाएगी, और ये चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है आपको पता ही है। तो अब ये जो पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स वाला कंसेप्ट है, ये इस चीज़ को किस तरीके से सोल्व करता है सास के अंदर, वो थोड़ा आप समझते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक मैन फाइल बनाता हूँ सास की। ये मैन फाइल है, ठीक है। अब मान लो कि ये अपना हेडर है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग स्टाइल की फाइल बनाऊंगा, मतलब सास की एक अलग फाइल बनाऊंगा जो ओनली किसको टारगेट करेगी, ओनली इस हेडर वाले पार्ट को टारगेट करेगी। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो अपना बॉडी वाला कंटेंट है उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक अलग फाइल बनाऊँगा। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक अलग फाइल बनाऊँगा। तो इस तरीके से मैंने अलग फाइल बनाई। और जो अपना फुटर है, जो अपना फुटर है इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग फाइल बनाऊँगा। तो ये मैंने यहाँ पे फुटर के लिए फाइल बनाई, सही है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मैंने फाइल बनाई, और जितनी भी फाइल्स थी उसको मैंने कहाँ पे इंपोर्ट करा, यहाँ पर इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया। तो ये चीज़ देखो कितनी इजी है। अगर मुझे हेडर को चेंज करना है, मतलब हेडर में कोई प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है, उसका लेआउट थोड़ा अलग करना है, तो मुझे ओनली किसको टारगेट करना पड़ेगा, मुझे ओनली अब इस वाली फाइल को टारगेट करना पड़ेगा, इस वाली फाइल को ही। समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे कुछ भी टच नहीं करना, यहाँ पे मुझे कुछ भी टच नहीं करना, ओनली टारगेट करना है तो इसको। अगर मुझे बॉडी वाले कंटेंट को चेंज करना रहा तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे कुछ करना नहीं। कितना कम कोड होगा। अगर मुझे इस वाले कंटेंट को चेंज करना है थोड़ा अलग, तो बस इसको टारगेट करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स है वो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करता है। प्रैक्टिकल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आके देखना मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मैं H1 लेता हूँ और मैं बोलता हूँ हे, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट्सअप। और मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल कैसे बनती है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अभी यहाँ पे एक सिंपल सी मैं फाइल बनाता हूँ, इसके अंदर तो आपको लिखना अंडरस्कोर, ये आपको लिखना ही है। हाँ जी, इसको लिखना ही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट SCSS करके एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ। एक मैंने फाइल बनाई, जो भी मेरे वेरिएबल्स होंगे, जो वेबसाइट मैं बनाऊँगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे, ऐसा सोचो आप, वो कहाँ पे डालोगे, वो आप इस वाली फाइल के अंदर डालोगे। तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 4 कितने थे मेरे पास, जितने भी थे कोई बड़ी बात नहीं, एक था। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ भाई साहब मैं। और कट करने के बाद मैं कहाँ पे ऐड करता हूँ इसको, इस के अंदर ऐड करता हूँ। हाँ, तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ आपको, आपको सिंपल इस टेक्स्ट कलर को कहाँ पे डालना है, उस H1 के अंदर डालना है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे H1 हम बात करें तो मैं यहाँ पे PARTIALS, ठीक है, बढ़िया। और ये जो अपना H1 था, इसमें अगर मैं इसका जो कलर होगा वो अगर मैं कलर यहाँ पे डाल दूँ टेक्स्ट कलर, काम में आएगा। देखते हैं ये क्या होता है, रेड। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे तो अपने को H1 में तो कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा कैसे हुआ। H1 में यहाँ पे टाइप करता हूँ, हेलो हे व्हाट्सअप मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कलर कैसा था, इसका कलर था भाई साहब, कहाँ पे गया वो, रेड था, रेड नहीं हुआ।
देखो रेड क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बताया, आपने पार्स कर दिया, मतलब एक फाइल आपने बना दी यहाँ पर, और बट आपने इंपोर्ट नहीं करा। उसमें इंपोर्ट वाला कंसेप्ट भी तो है, आपको इस वाली फाइल को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। इंपोर्ट कैसे करना पड़ता है दिखाता हूँ। देखो एक काम करते हैं हम लोग, इस मैन पे चलते हैं, ये अपनी मैन फाइल है, यहाँ पे चलते हैं, ये एक अलग फाइल है, इसको अपने को इंपोर्ट करना है मैन में। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से देखो, आपको लिखना है सिंपल @, ठीक है, आपको लिखना है इम्पोर्ट, ये वाला। ओके, अब आपको अंडरस्कोर लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्कोर नहीं लिखना आपको डायरेक्टली फाइल का नाम क्या था, वेरिएबल्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स, स्पेलिंग का ध्यान रखो आप एक बार, तो ये जो यहाँ पे रखा वही रखना है, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। ओके, आपको .scss लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, सेमीकोलन। ओके, अब होगा रेड, ये देखो रेड हो चुका है, कैसा लगा, बढ़िया। और कोई भी आपका जैसे ये टेक्स्ट कलर है, और जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, बीजी एंड कलर, थोड़ा सही से लिखता हूँ इसको, बीजी कलर। और ये बीजी कलर कौन सा, बीजी कलर मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू कर दूँ क्या, ब्लू कर दूँ, चलो। तो ये जो बीजी कलर मैंने यहाँ पे ब्लू करा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अब अपने main.scss के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे। इस बैकग्राउंड कलर ब्लू को हटाता हूँ, इसकी जगह है मैं क्या करता हूँ @ और बीजी कलर, इस तरीके से करता हूँ, ये ब्लू हो जाएगा, ये देखो ब्लू हो चुका है। समझ रहे हो। अगर आप एक हेडर बना रहे हो, मैं एक काम करता हूँ, एक हेडर आपको बना के दिखाता हूँ, और आप फिर बॉडी फुटर आप लोग बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं क्या करता हूँ, हेडर लेता हूँ, इस हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक तो अपना इसमें होगा h1, और मैं लिखता हूँ दिस इज़ दी हेडर, कुछ भी यार, कुछ भी, मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक पैराग्राफ लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, और एक मैं बटन लेता हूँ, इस बटन का नाम मैं डालता हूँ, चलो मैं क्लिक में डाल देता हूँ भाई, थोड़ा सही से लिखते हैं क्लिक मी को, क्लिक में मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें देखो, आपने ये जो ब्लू कलर लिया थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा, इसको थोड़ा अलग कर दो यार। मैं कौन सा इसमें कलर का लूँ, मैं येलो कर दूँ क्या, इसमें येलो कर दूँ क्या, येलो कलर कैसा लगता है, येलो फिर भी ठीक लग रहा है ब्लू से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये अपना दिस इज़ द हेडर यहाँ पे हो चुका है, और इसमें एक चीज़ और, H1 के अंदर मैंने, ये H1 था, ये S2 होगा बाय द वे, मैंने 2 H1 ले रखे हैं, तो इसको मैं S2 करता हूँ, ठीक है। अब जो अपनी हेडर की फाइल बनेगी CSS की, मतलब सास की, वो एक अलग बनेगी, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर आके एक फ़ाइल बनाता हूँ अंडरस्कोर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडर, ठीक है, हेडर डॉट क्या SCSS, बिल्कुल इस तरीके से। और इसमें मैं अपना स्टाइल का काम आराम से कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक हेडर है, इसकी विड्थ मुझे करनी है कितनी, इसकी विड्थ कितनी करनी है, मुझे करनी है भाई 50%, ठीक है। और इसका जो पैडिंग है वो मुझे कितना करना है, मुझे करना है 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो करना है यहाँ पर, कौन सा करूँ मैं, कौन सा करूँ, एक्वा कर दूँ क्या, चलो मैं एक्वा कर देता हूँ। और इसकी जो बॉर्डर की रेडियस है, यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट CS मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। अब ये काम में आएगी नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं होगा, बट आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैन पे। ये अपना एक अलग फाइल है, ये आप ऐसा मान लो कि मतलब चिल्ड्रेन फाइल है, और इसकी जो मेन फाइल है वो कौन सी है, ये main.cs वाली फाइल है। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही जो अभी अभी हमने करा, इंपोर्ट लिखो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी फाइल का नाम लिख दो, आपको अंडरस्कोर लिखने की ज़रूरत थी नहीं, तो आप डायरेक्टली हेडर लिख दो इस तरीके से, बस इतना सा काम। और ये देखो यहाँ पर इस पे अप्लाई हो चुकी है, सही है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग फाइल बना सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कोड में बर्डन कम आएगा इससे, और प्रॉपर एप्लीकेशन हमारी काम कर रही होगी। तो ये होता है अपना पार्शियल एंड इम्पोर्ट्स। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब यार हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक अपना मिक्सेंस। हाँ जी, मिक्सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सास के अंदर, आपको देखते ही समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अगेन पेंटिंग टूल ओपन करा, और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक डब्बा बनाया, मतलब एक बॉक्स मान लो, एक वेबसाइट है जिसमें एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है भाई साहब, और एक और बॉक्स है भाई साहब, और एक और बॉक्स है, ऐसे मतलब बहुत सारे बॉक्स हैं। अब क्या, अब इसमें कुछ कंटेंट है वो सेंटर में पड़ा है, ये सेंटर में, मानो आप ये सेंटर में लग नहीं रहा, बट मान लो कि ये सेंटर में है। इसमें भी भाई साहब कुछ कंटेंट है जो सेंटर में पड़ा है। ओके, इसमें भी कुछ कंटेंट है जो सेंटर में पड़ा है, ठीक है। इसमें भी कुछ कंटेंट है जो सेंटर में पड़ा है, बढ़िया। अब इसके लिए जो मैंने यूज़ करी है,
इस पहले वाले बॉक्स के लिए वो मैंने यूज़ करी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होता है, चीज़ें सेंटर में आती हैं, आपको पता है। ओके, इसके लिए मैंने सेम प्रॉपर्टी यूज़ करी और इसके लिए भी मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ करी, इसके लिए मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो कोड देखो कितना रिपीट हो रहा है, मतलब हर जगह डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बार बार हर एक बॉक्स के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। सही है ना ये चीज़। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे मैं खाली एक बार उन प्रॉपर्टी को लिख दूं और उसको फिर मैं बार बार यूज़ कर लूँ? हाँ जी, उसी को हम लोग मिक्सिंग के अंदर करते हैं और इसी वाले प्रॉब्लम को अपना मिक्सिंग करता है सोल्व। अब कैसे करता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा और देखो यहाँ पे, फिर प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मिक्सिंग क्या बोलता है कि क्या करो आप, मतलब एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है मिक्सिंग। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मान लो फंक्शन बना देते हैं, एक हमने फंक्शन बनाया है, डब्बा मान लो फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर वो प्रॉपर्टी डालेंगे जो बार बार रिपीट हो रही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देंगे, अलाइन आइटम सेंटर डाल देंगे और इसका जो भी नाम था उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। इसके अंदर भी एक्सेस कर लेंगे, इसके अंदर भी एक्सेस कर लेंगे, इसके अंदर भी एक्सेस कर लेंगे, इसके अंदर भी एक्सेस कर लेंगे। तो होगा क्या, जितने भी अपने बॉक्स हैं जिसमें अपने वो सेंटर में चीज़ें चाहिए, वहाँ वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है। आपको मैं बताता हूँ, देखो अब प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा। अब देखना आप लोग, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को कमेंट कर दिया था। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। एक ये बॉक्स वन है, मान लो एक बॉक्स वन है, इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक पैराग्राफ है और मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में एक बॉक्स टू बनाता हूँ मैं बॉक्स टू बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई बॉक्स टू, भाई आप कहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बोलता हूँ, एक मैं बोलता हूँ बॉक्स थ्री। ओके, ऐसे बॉक्स मैं बना लेता हूँ, मतलब बॉक्स एक नाम से ही बना सकते हो, सेम उस पर सेम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अपने को चीज़ें सेंटर में चाहिए होती हैं। ऐसे में आप लोग समझो एक बार, बॉक्स थ्री, इसके आउटपुट की तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स वाली फाइल के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर चल के मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल का नाम बॉक्स एंड कलर। इस बॉक्स कलर का जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। तो मैं ट्रिपल एफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और मैंने इसको इंपोर्ट तो कर ही रखा होगा हेडर वाली की, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हटा सकते हो। अब मैंने इसको तो कर ही रखा होगा इंपोर्ट मैन के अंदर, देखना पड़ेगा, हाँ जी कर रखा है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा कि जो भी अपना बॉक्स वन है, जो भी अपना बॉक्स वन है उसका जो बैकग्राउंड का कलर है, वेरिएबल आपको समझ में आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो भी आपका बॉक्स कलर है वो इसमें हो जाए। उसके बाद में बॉक्स टू और बॉक्स थ्री के लिए भी, बॉक्स टू एंड बॉक्स थ्री के लिए भी कर दो, तो सभी का यहाँ पे वाइट हो जाएगा, देखो वाइट हो चुका है, ओके जी। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना ये है कि एक प्रॉपर्टी छोटी सी मैं और रखना चाहूँगा, और वो ये है कि डिस्प्ले यहाँ पे मैं फ्लेक्स रखूँगा, एक बार डिस्प्ले में फ्लेक्स रखूँगा इस तरीके से, ध्यान से देखो। तो ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आ चुकी, यहाँ पर भी मैं गैप प्रोवाइड इसमें कर सकता हूँ, लाइक 7 पिक्सल का गैप यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, थोड़ा इसमें गैप आपको देखने को मिल रहा है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे इसमें पैडिंग भी डाल देता हूँ साइड बाय साइड 10 पिक्सल का। ओके, अब आपको यहाँ पे ये 3 कार्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखना। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो बॉक्स वन है इसकी जो हाइट है वो हाइट करता हूँ मैं सिंपल 70 पिक्सल कर लेते हैं इसको, 170 पिक्सल, ओके 200 पिक्सल कर लेते हैं, चलो 200 पिक्सल इसको कर लेते हैं और 200 पिक्सल इसको कर लेते हैं। तो देखो एक चीज़ तो हाइट यहाँ पे रिपीट हो चुकी है, मान लो ऐसा होता है कई बार कि ये चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके और भी होते हैं इसको करने के, लेकिन आपको समझना है एक बार, जो चीज़ रिपीट हो रही है उतनी मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपने को क्या करना है, ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा है इसको प्रॉपर सेंटर में अपने को लेके आना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अलाइन आइटम और सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, तो कंटेंट सेंटर में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे रिपीट है और साथ में ये भी है, इसको तो देखेंगे अभी, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे रिपीट है और ये प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये सही तरीका है, बिल्कुल नहीं सही तरीका है। तो आपको क्या करना है, मिक्सिंग यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, देखो आपको बताता हूँ। एक फंक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे हम इसको भी रख सकते हैं। कैसे, देखो
यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली मिक्सिन, ये देखो मिक्सिन्स। इसके आगे आपको सिंपल उसका नाम लिखना, मतलब कुछ भी, जैसे सेंटर प्रोप्स, कुछ भी डाल लो, सेंटर प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर शॉर्ट में रख रहा हूँ, सेंटर प्रोप्स। और ये इस तरीके से आपको एक फंक्शन की जैसे बनाना है इसको। मान लो ये फंक्शन का नाम कीवर्ड हो सकता है, ये फंक्शन का नाम हो सकता है, और ये आपके जो आप पैरामीटर सेट करते हो ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ पे ये स्कोप हो चुका है इतना। अब इसमें क्या, इसमें आपको डालनी है वो प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ये प्रॉपर्टीज़ थी वो, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। अच्छा हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि इसको यूज़ करना है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है @include। इंक्लूड क्या, जो भी आपकी सेंटर वाली प्रॉपर्टीज़ थी, सेंटर और प्रॉप्स, इसको इस तरीके से आपको पास कर देना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में इसको हटाओ, पेस्ट करो, इसको भी हटाओ भाई साहब, पेस्ट करो, चीज़ें सेम रहने वाली है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी काम अपना हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे रेडियस सेट करनी है, मुझे यहाँ पे रेडियस सेट करनी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा करनी है, इसकी थोड़ी कम करनी है, इसकी थोड़ी और भी कम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँगा कि आपको थोड़ा सा सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल्स पे चल के ये जो अपना येलो कलर है इसको थोड़ा सा मैं डार्क की तरफ लेके जाऊँगा इस तरीके से। अब आप देखिएगा, और मैं एक काम और करता हूँ, चलो अभी के लिए आप लोग समझो इस चीज़ को। देखो मुझे अब रेडियस सेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार बॉर्डर रेडियस रिपीट होगी, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल ऐसा करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक मिक्स इन और क्रिएट करूँगा। तो मैं लिखूँगा भाई मिक्स इन भाई, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बॉर्डर, एंड आपको स्पेस नहीं देना यहाँ पे, या तो आप लोग ये लिखो या फिर आप लोग यहाँ पे डेस लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल रेडियस, और इसके आगे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे जैसे 30 पिक्सल यहाँ पे मैंने अभी के लिए पास करी है। तो अभी मैं आके यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। कहाँ पर यूज़ कर लूँगा, सबसे पहले बॉक्स 1 के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंक्लूड करा जाए जो भी अपना बॉर्डर रेडियस है उसको। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो पहली हो चुकी है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, दूसरी हो जाओ भाई, दूसरी हो चुकी है, तीसरी भी होनी चाहिए, तीसरी भी हो जाएगी, तीनों हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा मान लो कि एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बोलता हूँ कि इसकी 10 पिक्सल की चाहिए। ठीक है, और इसकी चाहिए 15 पिक्सल की। 15 पे तो आपको ज़्यादा कुछ वो देखने को मिलेगा नहीं। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई 15 पिक्सल की चाहिए, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई 25 पिक्सल की चाहिए। हाँ जी, इस तरीके से मैंने इसको बोल दिया। तो क्या होगा, कुछ नहीं, अभी के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इसके अंदर जाएगी। तो इसके अंदर जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी। अब ये होगा, इसकी देखो थोड़ी कम थी, हमने शायद 5 पिक्सल करी थी, और ये 5 पिक्सल पे, और ये 15 पे, और ये 25 पे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। देखो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। जैसे मान लो कि अ, आपने क्या नहीं करा, आपने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, आपने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली और सेव कर दिया, तो क्या होता है, तो क्या होता है, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो इसमें देखो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट पे लगी हुई है। लेकिन आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हो। इसमें देखो एक आपको एरर देखने को मिल रही है नीचे, देखो ये जो एरर है ये बोल रहा है कि भाई ये नहीं कर सकते आप। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके आगे मैं बोल सकता हूँ कि 10 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो ये देखो 10 पिक्सल पे कर देगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ नहीं, इसको 70 पिक्सल कर दो, तो ये देखो इस तरीके से इसको 70 पिक्सल पे भी कर देगा ये। समझ रहे हो, इस तरीके से ये मिक्सिंस की बात यहाँ पे हो रही है, और मिक्स इन हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं सास के अंदर। होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। ऑलराइट, सो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एक्सटेंड और इनहेरिटेंस। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो आपने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, जैसे मान लो कि आपने C++ करी होगी,
आपने कॉलेज में करी होगी, स्कूल में भी करी होगी, तो उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर करे होंगे। उसमें अब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो जो इनहेरिटेंस वहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। अब इनहेरिटेंस मतलब क्या, आपको मैं बताऊँ तो एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर ले, इनहेरिट कर ले, उसको हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस का दर्जा बोल सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करा जाता है, थोड़ा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। देखो देखो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, ये बॉक्स है, ऐसा मान लो पैराग्राफ है, ठीक है। इसका मैं कलर क्या करूँ, ब्लैक कर देता हूँ, चलो। और मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूँ, कौन से कलर का, मैं इस ऑरेंज कलर का एक पैराग्राफ बनाता हूँ। और ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इसका कलर मैंने ऑरेंज कर दिया। एक पैराग्राफ मैं और बनाता हूँ और जिसका कलर होगा वो यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ मैं। और ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब ध्यान से समझो। अब यार ये जो पहला पैराग्राफ है इसकी बेसिकली हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो वो 10 पिक्सल है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की तो वो है अपर केस, ठीक है। इसकी भी 10 पिक्सल है और वो भी क्या है, अपर केस है। इसकी भी 10 पिक्सल है, वो भी क्या है, अपर केस है। तो ये प्रॉपर्टी सेम हो चुकी है ना, मतलब 10 पिक्सली फ़ॉन्ट साइज और अपर केस, 10 पिक्सली फ़ॉन्ट साइज अपर केस, 10 पिक्सली फ़ॉन्ट साइज और अपर केस। अब इसमें एक चीज़ अलग है, वो है इसका कलर। इसका ब्लैक है, इसका ऑरेंज है और इसका यहाँ पे ग्रीन है। कलर चेंज है, बाकी की जो और प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट हो रही हैं बस, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। वेलकम, आ जाओ कोड पे। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ दिस इज और फर्स्ट कंटेंट ओके ओके। और यहाँ पे ये सेकंड हो जाएगा और लास्ट वाला बेसिकली थर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड कर देता हूँ और इसको मैं थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो इसमें राइट मैंने कुछ गड़बड़ी कर रखी है। वो गड़बड़ी ये है कि गलती मैंने ये कर रखी है, मैं जाऊँ इस पर तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, बिल्कुल इसको मैं हटाता हूँ तो एक के नीचे एक दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं इस वेरिएबल का यहाँ पर ये वाला कलर क्या कर देता हूँ, येलो कर दूँ, येलो कर देता हूँ, चलो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको येलो देखने को मिलेगी। अब ध्यान से देखना मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आके मैं बोलता हूँ इनको एक अलग अलग क्लास दे दूँ क्या, इनको क्लास दे दूँ मैं, कंट्रोल डी करके यहाँ पर इनको अलग अलग क्लास दे दूँ। मैं बोल दूँ P1, ठीक है। और ये बेसिकली हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, सही है ये तो। अब मैं लिखता हूँ .P1 और P1 क्या, P1 का जो कलर होगा ना भाई साहब वो होगा रेड, ठीक है, कलर रेड होगा, हाँ जी। और इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है वो मैं यहाँ पे करूँगा अपर केस, ओके। और इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं करूँगा 3 रैम, बहुत बड़ा हो चुका है क्या, ओके बहुत बड़ा हो चुका है तो 2 रैम कर देते हैं। 2 रैम, 2 रैम भी ज़्यादा ही बड़ा है, 1.5 रैम कर दें इसको, ठीक है, ओके। इस वाले को अगेन मैं डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, P2 के लिए होगा इस बार और P3 के लिए होगा। बस इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या करूँ मैं, ऑरेंज। ऑरेंज तो रेड के साथ मैच ही हो जाएगा वो तो, मतलब ठीक है, सही है, ऑरेंज ऑरेंज अलग होता है। ब्लू कर देता हूँ मैं और एक कलर यहाँ पे कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ पर्पल, ओके पर्पल कर देता हूँ। तो 3 आपको यहाँ पे चीज़ मिल रही है, एक तो फर्स्ट कंटेंट, सेकंड और थर्ड। तो अब ध्यान से देखो, इसमें ये प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी और इसमें ये प्रॉपर्टी सेम है। सेम करना अच्छी बात है नहीं, बहुत बुरी बात है। तो इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड, मतलब इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट। अच्छा हाँ जी, तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे जो main.css वाली फाइल है उसमें देखते हैं कोड किस तरीके से गया है। देखो यहाँ पे P1 यही है और P2 है, ये है P3। लेकिन अब देखना क्या होता है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करता हूँ। कैसे करना, देखो इस P1 की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे एक्सेस तो आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ। एक काम करो, यहाँ पे इसको हटाओ, जो कोड रिपीट हो रहा है उसको हटा दो इसमें, ठीक है। आपको लिखना है सिंपली @ और लिखना है यहाँ पर एक्सटेंड, हाँ जी। किस क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, .P1 की, बस इतना सा कंसेप्ट है, ओके। अच्छा बस इतना ही, बिल्कुल। इस P1 की प्रॉपर्टी अब एक्सेस करेंगे तो एक्सेस तो हम लोग सारी प्रॉपर्टी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कलर ब्लू है तो ये इसको ओवरराइड कर देगा, ये इस वाले कलर को ओवरराइड कर देगा। एक काम करते हैं, देखते हैं आउटपुट दे रहा है क्या, सही आउटपुट दे रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही दे रहा है, ओके। फिर हम लोग इस वाले प्रॉपर्टीज़ को हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगेन एक्सटेंड
ठीक है। एक्सटेंड भाई कहाँ पे हो, आ जाओ यार, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे डॉट किसको, P1 को, दैट्स इट, P1 को। P1 की प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं P3 के अंदर भी और P2 के अंदर भी। आउटपुट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, देख सकते हो, बढ़िया है। अब हम लोग main डॉट सी वाली फाइल को देखें तो किस तरीके से कोड गया है। ये देखो कैसा लगा, यहाँ पर P1 और P3 और P2 और ये जो क्लास थी उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो चुका है, इसका कलर यहाँ पे पर्पल हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत ही अच्छी बात होती है सास की। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? अगर नहीं आया तो एक बार इस छोटे से पार्ट को आप लोग अलग देख लेना, ठीक है। मैं टाइम सिस्टम वैसे नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आपको, हर एक चीज़ की अलग अलग टाइमलाइन मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है। समझ में नहीं आया है तो आपको देखना है अगेन, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सटेंड और इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट गाइज, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है अपना ऑपरेटर्स। अब देखो यार, अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर्स की, तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं वही सेम यहाँ पर भी होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इक्वलिटी ऑपरेटर की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है। एक तो इसमें डबल इक्वस टू आता है, एक इसमें नॉट इक्वस टू आता है। तो डबल इक्वस टू का मतलब ये होता है कि भाई दो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू हैं उनको चेक करेगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, दैट्स इट। अगर हम लोग बात करें वहीं पर नॉट इक्वस टू की, तो इसका काम होता है नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू है मतलब बराबर नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो करेगा फॉल्स, दैट्स इट। अभी हम थोड़ी देर के अंदर इस चीज़ को समझेंगे, जब हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझेंगे, हम लोग थोड़ा लूप्स वगैरह समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ आपको क्लियर होगी। तो रिलेशन ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक तो ये इसका मतलब होता है यहाँ पे लेस देन, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं अगर इसकी, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटर देन, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो लेस देन इक्वस टू, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ग्रेटर देन इक्वस टू, ये वाला। तो ये ऑपरेटर होता है। अगर वैल्यू छोटी है बड़ी है, कंपैरिजन के लिए बेसिकली इसका हम लोग यूज़ करते हैं। कोई वैल्यू इससे बड़ी हुई तो ये कर दो, इससे कोई वैल्यू छोटी हुई तो ये कर दो। अगर वो वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है तो ये कर दो, बड़ी है या फिर बराबर है तो ये कर दो, दैट्स इट। ये सिंपल आपका रिलेशन ऑपरेटर होता है। अब जो अपना नेक्स्ट ऑपरेटर है वो यहाँ पे है न्यूमेरिक ऑपरेटर, ठीक है। न्यूमेरिक ऑपरेटर्स, ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बहुत ही सिंपल, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। और इसी के साथ साथ एक ऑपरेटर और होता है, इसको आप लोग मॉड्यूल्स बोल दो, रिमाइंडर बोल दो, तो ये वाला ऑपरेटर होता है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं न्यूमेरिक ऑपरेटर का, बहुत ही बढ़िया। एक अपने पास होता है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर, हाँ जी, स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसका मतलब ये देखो, इसमें प्लस आता है, ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। अब ये कॉन्केटिनेशन मतलब क्या? जैसे दो वैल्यू हैं उसको कॉन्केटिनेट करना, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में करा होगा। जैसे यहाँ पे एक नाम है अमित और प्लस और एक नाम है सिंह, तो इनको जैसे आपने जोड़ दिया, वेरिएबल में डाल दिया, तो उस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो आपको अमित सिंह मिलता है वहाँ पे, वो वाला, ठीक है। मतलब ऐड कर देना इस तरीके से, ठीक है। इसका भी यही यूज़ होता है। अब जो अपना है वो है बूलियन। बूलियन ऑपरेटर में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इसमें सिंपल एंड, और एक आता है इसमें और, एक आता है नोट। ये कंडीशन के बेस्ड पे डिसीजन लेते हैं। जैसे एंड की बात करें तो एंड में अगर दोनों वैल्यू, लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वैल्यू कंडीशन जो भी हैं वो ट्रू हैं, तो उसके बेस पे ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों ट्रू है तो, और में क्या होता है कि एक कंडीशन पे ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करता है। और नोट की बात करें तो ये नोट जस्ट ऑपोजिट है इनका। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इनका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिक ऑपरेटर और एक स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है। और भी होते हैं लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए होते हैं। और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बार इन चीज़ों को आप लोग देखोगे नहीं कभी CSS के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे, लूप्स वगैरह को क्लियर करेंगे, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इस चीज़ को होल्ड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कि भाई इक्वलिटी में ये आता है, रिलेशन में ये चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिक में ये आता है, स्ट्रिंग में ये आता है, और बुलियन की बात करें तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, दैट्स इट, यही होता है। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। आगे वाला टॉपिक अपना कौन सा है? आगे वाला टॉपिक अपना है कंट्रोल डायरेक्टिव। तो अगर हम लोग कंट्रोल डायरेक्टिव्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सास के अंदर। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये वाली चीज़ें होती है, इफ़, उसके बाद में एल्स, फॉर,
ईच वाइल, ये चीज़ें आपने कभी ना कभी जेएस के अंदर देखी होंगी या फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है उसके अंदर भी आपने देखी होंगी। जो चीज़ वहाँ पे है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको कमेंट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसका। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, मैं वेरिएबल डॉट SCSS पे चलूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक वेरिएबल लूँगा अक्स, ठीक है। और इस अक्स के अंदर मैं एक वैल्यू डालता हूँ 5। ध्यान से समझना, मैंने अक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब क्या मैंने इस वेरिएबल वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है? एक बार टेस्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने इंपोर्ट कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, index.html पे चलता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आके एक सिंपल सा पैराग्राफ बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ दिस इज़ दी पेरा, कुछ भी ऐसे मैंने यहाँ पे दिस इज़ दी पेरा बोल दिया और इसको मैं क्लास प्रोवाइड करता हूँ। इसको मैंने क्लास प्रोवाइड करी, मैं बोलता हूँ पी पेरा कर देता हूँ, चलो पेरा कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। और इस पेरा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ पे main.scss के अंदर चलते हैं, जस्ट नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, और मैं लिखता हूँ इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। हाँ जी, मैंने इसका कलर रेड करा, तो क्या इसमें रेड होगा? रेड तो इसमें हुआ नहीं। रेड क्यों नहीं हुआ? इसमें रेड तो होना चाहिए था। सेव इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, और क्या हो रहा है? ओके, मुझे ये आवाज़ सास करना पड़ेगा गाइस, मुझे आवाज़ सास करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा बंद हो चुका था, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखो दिस इज़ द पेरा, यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या, अब ऐसा कि मैं यहाँ पे मैंने अक्स की वैल्यू कितनी दी थी? 5 दी थी, बिल्कुल। यहाँ पे इसके बेस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं ऐसा बोलूँगा, इसको हटाऊंगा सबसे पहले। मैं ऐसा बोलूँगा कि @ आपको लिखना है, आपको लिखना है सिंपली इफ़, ओके। और यहाँ पे आपको ऐसा ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं डालना, आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है अगर जो अपना अक्स है, अगर अपना अक्स है उसकी वैल्यू छोटी है 2 से, अगर उसकी वैल्यू छोटी है 2 से, तो क्या करो, इसका कलर रेड कर दो। समझ रहे हो किस तरीके से कोड जा रहा है? मैंने बोला इस पेरा के अंदर अगर अक्स की वैल्यू छोटी है 2 से, तो इसका जो कलर होगा वो क्या कर दो, रेड कर दो। हाँ जी, तो ये रेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हुई, कंडीशन इसकी फॉल्स है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 5 है और 5 क्या 2 से छोटा होता नहीं होता है? तो क्या होता है देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे ब्लैक का ब्लैक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 5 से ज़्यादा मतलब 6 या फिर 7 या फिर 8, बड़ी वैल्यू कोई भी, वो अगर मैंने कर दी, अब सेव करता हूँ, ये देखो यहाँ पे रेड हो चुका है। सही है, कंडीशन के डिसीजन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, दैट्स इट, यही होता है। वैसे ही सिंपल आपका एल्स भी होता है। आपको एल्स इस तरीके से लिखना है, इसमें आपको एल्स इस तरीके से लिखना है और बोलना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस वाले पार्ट पे जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि इसका इस पे एक बॉर्डर ऐड कर दो। अब कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा बॉर्डर ऐड कर दो 2 पिक्सल का, और सॉलिड, और एक ब्राउन करके कर दो, या फिर एक काम करता हूँ ब्राउन ही कर दूँ क्या मैं? चलो मैं यहाँ पे एक ब्राउन कर देता हूँ उसको, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर मैं इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, अब क्या होता है? ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक बॉर्डर इसमें अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सास के अंदर इफ़ और एल्स स्कोप का यूज़ करते हैं, मतलब इन स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली रखे जाते हैं इसके कंट्रोल डायरेक्टिव्स के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने आपको ये ऑपरेटर्स बताए थे, इनका अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करो और जितने मैंने ऑपरेटर बताए उनमें से जो आपको मतलब ऐसा लगे कि चीज़ मेरे समझ में नहीं है, ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, उसको वहाँ पे आप लोग लेके देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि अगर जो आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे बोला कि इक्वस टू, अगर एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है तो कलर रेड कर दो, नहीं तो ये चीज़ चला दो। तो ओबियसली आपको पता है क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि 2 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5, तो इस बार कलर रेड हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से। तो आपको सारे ऑपरेटर्स को ऐसे अप्लाई करके यहाँ पे देखना है, कोई एक नई कंडीशन बनाओ, उस कंडीशन पे कोई चीज़ आप लोग दूसरी अप्लाई करो, ऐसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। तो अब यार हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना फॉर लूप है। हाँ जी,
इफ़ एल्स हमने कंप्लीट कर लिया फोर। अब देखो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है जैसे PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर लूप्स का कंसेप्ट होता है। उसमें जो फॉर लूप होता है वही यहाँ पे होता है। आपने कभी ना कभी प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिकल करे हैं तो पता ही है आपको। जो चीज़ वहाँ पे यूज़ की जाती है वैसे यूज़ यहाँ पे भी की जाती है, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। ज़्यादा कोई सिंटेक्स अलग नहीं है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई। इसके अंदर मैं 7 डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 8 डाल देता हूँ, कुछ भी। मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे 8 डाल दी, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करके और मैं main.cs को यहाँ पे स्प्लिट मान लो, स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरी फाइल अपने को यहाँ पे दिखती रहेगी, बढ़िया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे देखो फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। मैं लिखूंगा सिंपल एट द रेट और फोर, ये वाला फोर कीवर्ड, ठीक है। फोर कीवर्ड के बाद में जो मैंने वेरिएबल वहाँ पे बनाया आई, हाँ जी, तो मैं इस आई को यहाँ पे लेके आऊँगा। इस तरीके से मैंने आई को एक्सेस किया। मैं लिखूंगा फ्रॉम एक से लेके कहाँ तक, एक से लेके मैं यहाँ पे कहाँ तक, तो मुझे थ्रू सेट करना है। तो आप टू भी कर सकते हो, ये क्या होता है बताऊँगा थोड़ी देर में, एक थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे मैं थ्रो करता हूँ। अब मान लो कि मुझे 9 तक कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर चलता हूँ। एक मैं div1 करके क्लास है मान लो, और इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, विड्थ क्या करता हूँ 100 पिक्सल सेट करता हूँ, दैट्स इट। मैं इतना करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखो div1 और इस div1 की विड्थ देखो जितनी बार, कितनी बार, ये बेसिकली 9 बार यहाँ पे प्रिंट हुआ। देखो ये D1 यहाँ पे 9 बार आ रहे हैं। आप चाहते हो कि अलग अलग क्लास हो, जैसे div1 हो, उसके बाद में div2 हो, div3 हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है div, और div के आगे आपको सिंपल इस तरीके से लिखना है जो आपका ये डैश सिंबल होता है, इसको आपको प्रिंट करना है। उसके बाद में आपको लिखना है हैशटैग। इस हैशटैग के अंदर आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं, और आपको करना क्या, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल था लाइक आई, ये आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब आप यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग div1, div2, div3, div4, div5, div6 और div7, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बनती जा रही हैं। और ये कहाँ तक बनेंगी, 9 तक बनेंगी। अच्छा, अगर आप लोग इस थ्रू की जगह लिखते हो 2, हाँ जी, तो क्या होता है, तो होता ये है कि ये 1 से लेके 8 तक ही बनेंगी। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो 1 से लेके ये 8 तक ही बन रही है। नीचे देखो ओनली 8 आपको मिलेगा। अगर आप लोग वहीं पे बात करते हो इस थ्रू की, तो पूरी कंप्लीट 9 तक बनेंगी ये, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस होता है, ओके। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ये जो div1 है, ये जो div1 है इसकी विड्थ मुझे 100 पिक्सल चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो div2 है इसकी विड्थ मुझे थोड़ी अलग चेंज चाहिए होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो इस आई से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब आपको यहाँ पे डबल डबल मिलेंगे, इसकी 100 की डबल, और यहाँ पे देखो 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, 700, एक मल्टीप्लाई कर दी हमने वो चीज़, तो वो मल्टीप्लाई यहाँ से इस 100 से हो रही है और रिजल्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। अब एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, एक div1 div2 इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं और देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं एक बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे सेट करना चाहूँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ डिव, और इसकी मैं क्लास देता हूँ लाइक div1, ओके। div1 देना था मुझे, div1, ओके। और यहाँ पे लिखता हूँ सम कंटेंट, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ, div2 div3 div4 इस तरीके से कुछ चीज़ यहाँ पे बनाता हूँ। ये div2 के लिए होगा, ये div3 के लिए होगा, ओके, ये div4 के लिए होगा। अब सेव करता हूँ मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा और मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, तो देखो सम कंटेंट काम करता हूँ मैं, बॉर्डर भी यहाँ पे सेट करता हूँ। तो बॉर्डर सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सास वाली फाइल है इस पर अपने को चलना है, और यहाँ पे मुझे सभी पे बॉर्डर अप्लाई करना है ताकि आपको देखने को मिले। या फिर मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँ, वो बेस्ट है ना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, एक नई चीज़ बताता हूँ। आप लिखोगे सिंपल बैकग्राउंड, हाँ जी, आप लिखोगे यहाँ पे डार्कन, आप लिखोगे यहाँ पे डार्कन, ये वाला डार्कन,
इस तरीके से आपको डार्कन। इसमें क्या चीज़ सेट करनी होती है, सबसे पहले आपको कलर देना है, उसके बाद में जो कलर होगा अमाउंट आपको पास करनी है। तो भाई कलर कौन सा है, कलर मैं मान लो कि एक रेड कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ, कोमा, आपको कोमा देनी है। इसको यहाँ से हटा सकते हो, हाँ जी, इसको यहाँ से हटा सकते हो, कोमा लगाओ। अब इसमें आपको अमाउंट सेट करनी है। अब अमाउंट कैसे सेट करनी है, बहुत सिंपल। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो भी अपना आई, अबे आई, ठीक है, जो भी अपना आई है उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किससे, बेसिकली 10% से। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइट दिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा डार्क, उसके बाद थोड़ा सा और डार्क, उसके बाद थोड़ा सा और डार्क, उसके बाद थोड़ा सा और डार्क, और उसके बाद देखो प्योर ब्लैक यहाँ पे आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरीके सम कंटेंट सम कंटेंट सम कंटेंट, और इस तरीके से कलर यहाँ पे प्रॉपर्ली चेंज हो रहे हैं। अगर आप लोग इनमें मार्जिन भी देना चाहते हो, मार्जिन भी आप लोग दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग इसमें सेट करना चाहता हूँ, मान लो कि पैडिंग मैं यहाँ पे 15 पिक्सल को मल्टीप्लाई कर दूँ $i से, ठीक है, $i से, इस तरीके से। तो क्या होता है भाई साहब, ये होता है, ये देखो यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन यूज़ करके देखूँ क्या, मैंने मार्जिन यूज़ करी तो मार्जिन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और ये देखो यहाँ पे मार्जिन प्रॉपरली आ चुकी है। बहुत ज़्यादा मार्जिन कर दी मैंने, तो चलो मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ जी, अब देखो 2 पिक्सल पे इस तरीके से आपको मार्जिन देखने को मिल रही है। तो चीज़ें इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप। होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। सिंपल वैसे ही काम करता है जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस सिंटेक्स की बात करें तो इस तरीके से सिंटेक्स आपको इसका सेट करना है, बस दैट्स इट। इस सिंटेक्स को आप लोग एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे बनने लग जाएंगी। ऑल राइट, सो अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ईच। हाँ जी, ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सिंपल सा भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही होगा जैसे ये 4 हुआ, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो। मैं एक काम करूँगा, मैं सिंपल छोटा सा काम ये करूँगा कि ये जो अपनी वेरिएबल की एस वाली फाइल है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा वेरिएबल बनाऊंगा। जैसे मान लो कलर्स नामक एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और इस कलर्स के अंदर मैं रेड डालता हूँ सबसे पहले, और एक मैं ग्रीन डालता हूँ, और एक मैं ब्लू डालता हूँ, ऑरेंज भी डालता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें सेट करी हैं। ओके, कहाँ पे गई, ओके, ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट करी है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली। तो अब मैं इसको एक्सेस करूँगा, और कहाँ पे एक्सेस करूँगा, मैं अपने main.scss के अंदर एक्सेस करूँगा। हाँ जी, तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि आपको लिखना सिंपल ईच, ये वाला ईच, ठीक है। इसमें क्या, इसमें एक वेरिएबल लो, एक वेरिएबल लो, कलर करके वेरिएबल लेते हैं। वो कलर्स था, अभी बनाया था वो कलर्स था, ये कलर है। इस तरीके से इसमें लिखना इन, और आप यहाँ पे लिखते हो सिंपली कलर्स, ठीक है, और इसके अंदर जाओ। ओके, मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स एंड कुछ भी क्लास का नाम डाल सकते हो, बॉक्स एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर आके हैशटैग, और लिखता हूँ सिंपली जो भी अपना कलर होगा, और वो कलर क्या होगा, वो सिंपल ऐसा होगा। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर में क्या सेट करूँगा, मैं जो भी अपना कलर है वो सेट कर दूंगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे होता क्या, मतलब एक क्लास आएगी, और उसमें उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, जो मैंने वहाँ पे कलर दिए वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये देखो बॉक्स रेड, तो इसमें देखो रेड आ चुका है। बॉक्स ग्रीन, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ चुका है, और बॉक्स ब्लू, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू आ चुका है। तो सिंपल। अब यार मैं आपको बताऊं तो ये जो सास का वाइल लूप है, ये इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, और इस पर डिस्कस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक अपना फंक्शंस, मैप एंड लिस्ट एंड प्लेस होल्डर सेलेक्टर्स। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और यूज में होने वाली चीज़ें होती है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ इन चीज़ों को। ऑल राइट, सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। देखो फंक्शंस वही है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता ही है, वैसे ही करना है। फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, कोई पैरामीटर आपको पास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वही चीज़ होती है। तो सिंटेक्स देखो, सबसे पहले आपको लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड, ये वाला, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी, डबल एक नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ पे बना दी, मतलब फंक्शन बना दिया मैंने।
अब ये मान लो फंक्शन कुछ ना कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके इसमें मैं डालता हूँ एक वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू यूज़र से आएगी अभी। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और जो मिक्सिंस होता है वो रिटर्न नहीं करता है। देखो दोनों चीज़ें सेम होती हैं, फंक्शन भी सेम होता है देखने में, और हम लोग मिक्सिंस की बात करें वो भी सेम होता है देखने में, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है वो इतना सा है कि फंक्शन रिटर्न करता है कुछ ना कुछ और मिक्सिंस एज इट इज़ प्रिंट कर देता है प्रॉपर्टीज़ को, बस ये डिफरेंस है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग करेंगे क्या, ये रिटर्न करता फंक्शन है ये, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल यहाँ पे रिटर्न, भाई रिटर्न भाई ओके ओके स्पेलिंग गलत, रिटर्न, ठीक है। अब इस रिटर्न में जैसे मुझे डबल करना है, जो वैल्यू आएगी यूज़र से उसको मुझे डबल करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, जो वैल्यू आई उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और मैं पी एक्स के अंदर इसको कंटिनेट कर दूँगा। ओके दैट्स इट। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, ध्यान से देखो गाइज। एक डबल नाम से मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक डबल नाम से मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करा मैंने, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक हाइट करके प्रॉपर्टी लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना डबल फंक्शन है उसको चला दो, ठीक है। और मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे जो यूज़र से वैल्यू आई है, यूज़र वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ मैं यूज़र वैल्यू, और इस यूज़र वैल्यू के अंदर मैं बोलता हूँ कि 400, ठीक है। इस यूज़र वैल्यू की वैल्यू क्या है 400, तो इस यूज़र वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो नीचे क्या मिला, नीचे क्या मिला अपने को, एक सेकंड, ये फाइल अभी रन हुई, अच्छी बात है। और ये मैंने क्या गड़बड़ी कर दी यहाँ पर, इसको मुझे हटाना पड़ेगा और इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अगेन मैं इसको चलाऊँगा, और जैसे ही मैंने अगेन इसको चलाया तो भाई अपने को रिजल्ट में कुछ मिला क्यों नहीं। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डबल, और यहाँ पे इस CSS वाली फाइल के अंदर डबल की क्लास बनी, और यहाँ पे हाइट इसकी 800 पिक्सल आ चुकी है। क्यों, क्योंकि इसका डबल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 800 ही होता है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6, तो मतलब 600 का यहाँ पे कितना होता है भाई, 1200 पिक्सल यहाँ पे हो गया, आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, सही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हो सास के अंदर। अब हम लोग बात ये करते हैं कि भाई कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं सास के अंदर। देखो अब देखो, सबसे पहले तो इसमें एक नंबर फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे और छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, और वो सारे फंक्शन मिलेंगे आपको ऑफिशियल सास की वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैं वीडियो बनाने को बना दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसके बारे में, कुछ एक आधा फंक्शन मैं आपको यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, मैं लिखता हूँ सिंपली भाई टेस्ट, एक सिंपल सी क्लास ली मैंने टेस्ट, ठीक है। मैं लिखता हूँ पैडिंग, ओके पैडिंग, और मैं लिखता हूँ एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन सेल। ये सेल क्या करता है अभी आपको समझ में आएगा, देखो ध्यान से। एक वैल्यू मैं इसमें डालता हूँ, मैं बोलता हूँ 5.4, ओके, क्या आता है, ओके। टेस्ट के अंदर इसमें पैडिंग में देखो 6 आया, आप भी एक्स लगा सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे px लगाया, 6 पिक्सल यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्यों आया, देखो ये सेल क्या करता है, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में देखा है इसको कभी गलती से, तो इसमें देखो क्या होता है कि 5.5 का मतलब ये है, सेल के अंदर लिखते हो तो 5 से जो ऊपर की वैल्यू है वो कौन सी है, 6 आती है ना, 5 के बाद में 6 आती है, उसको ये यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है, रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कितना लिखूँ 5.8 लिखूँ तो भी 6 आएगा, अगर मैं 5.2 लिखूँ तो भी 6 आएगा, अगर मैं 5.1 लिखूँ तो भी 6 आएगा, लेकिन अगर मैं 5.0 लिखूँ तो 5 आएगा। ये देखो यहाँ पे 5 आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो आप 5 आएगा। हाँ जी बढ़िया। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ और यूज़ करूँ, फ्लोर, भाई फ्लोर यूज़ करता हूँ मैं, फ्लोर, बढ़िया। इसमें क्या आता है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं 5.8, तो इसमें क्या आता है 5 आएगा ऑब्वियसली। अगर मैं 5.1 करूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका होता है, ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ये मेथड्स आप लोग एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। और उसके बाद में नंबर के बाद में आता है भाई साहब स्ट्रिंग। हाँ जी, स्ट्रिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, वो भी वहाँ पे मिलेंगे आपको, और कलर्स के भी होते हैं काफ़ी। और अगर हम लोग बात करें लिस्ट, ये अभी आपको बताने वाला हूँ। और एक होता है सिंपल इसमें सेलेक्टर,
ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मैन है वो लिस्ट है और सिलेक्टर्स है, ये भी मैन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, तो आप लोग वहाँ से इसको आराम से चेकआउट कर लेना। ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं लिस्ट की भाई साहब। हाँ जी, लिस्ट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो लिस्ट का मतलब क्या, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पे वेरिएबल सास के अंदर, यहाँ पर हमने एक कलर्स का वेरिएबल बनाया था और इसमें हमने लिस्ट बनाई थी। देखो रेड ग्रीन ब्लू ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे एक ऐसे ही करूँगा लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगा 5 पिक्सल, 10 पिक्सल और 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। ये एक तरीका होता है लिस्ट को बनाने का। हाँ जी, ये एक सिंपल सा तरीका होता है लिस्ट को बनाने का। अगर आप यहाँ पे स्पेस ना देके कोमा देते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, आराम से लिस्ट को बना सकते हो। अगर आप लोग ये ना करके क्या करते हो, इसमें इस तरीके से करते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, इन लिस्ट को आराम से बनाना है। और मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई और इसका मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा यूज़ इसका होता है। मैं क्या करता हूँ, इस man.scss के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक मैं इसी क्लास पे कुछ चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, ठीक है। और इस पैडिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ भाई साहब, करता ये हूँ कि पैडिंग की मुझे लेंथ चाहिए। अब लेंथ में आप लोग ये जो लिस्ट है ये आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 आपको मिलता है। देखो यहाँ पे 4 मिलता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कितने आइटम्स रखे हैं, 1 2 3 4, सही है, बढ़िया। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक काम करूँ, एक वैल्यू और ऐड कर दूँ, मान लो 25 पिक्सल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो 5 आ चुका है, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल कर दिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो लेंथ चेक करेगा, तो यहाँ पे देखो 6 आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक आधे मेथड और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने लेंथ यूज़ करी, चलो ये तो लेंथ हो चुकी है। अब करते हैं भाई साहब अगेन पैडिंग में यहाँ पे टाइप करता हूँ, और बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। जैसे एक होता है, इसमें आपको मिलता है nth। इसमें क्या, इसमें आपको डालना होता है कि सबसे पहले तो लिस्ट, ठीक है, nth का ये फंक्शन होता है nth, ओके। और ये लिस्ट में क्या भाई साहब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो इस लिस्ट में मैं बोलता हूँ कि जो सेकंड या फिर थर्ड जो भी है, मैं सेकंड को प्रिंट करता हूँ। जैसे मैंने सेकंड को प्रिंट करा तो ये क्या रिटर्न करता है वो देखो आप लोग, यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने अब इसको सेव करा तो यहाँ पर इसने कुछ भी अपने को रिटर्न नहीं करा, ऐसा कैसे हुआ? क्या मैंने गड़बड़ी करी? ऑलराइट, सो मैंने गड़बड़ी यहाँ पे ये कर रखी है। यहाँ पे मुझे लिस्ट एंड कोमा एंड टू देना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे 10 पिक्सल आपको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आपका रखा है उसको टारगेट कर रहा है, कौन सा है? 10 है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो 5 आएगा, बिल्कुल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने 1 करा, 5 पिक्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कितना भी हो। अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ तो क्या होता है, -1 करता हूँ जब 40, ये बेसिकली लास्ट से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। माइनस से 40 पिक्सल आपको देखने को मिल रहा है। तो -2 करोगे तो इससे पहले वाला आ जाएगा, -3 करोगे तो उससे भी पहले वाला आ जाएगा। इस तरीके से काम करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको आप लोग एक बार विजिट कर लेना, देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है मैप्स। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो लिस्ट है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखो, आप लोग लिस्ट की बात करें, लिस्ट का मतलब ये कि सिंगल यूनिट के अंदर मल्टीपल वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, यही तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे आपका क्या होता है, मैप होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं पहले वो बताओ, दिखाता हूँ। देखो कलर्स एंड डेटा, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया। आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाने हैं। इसमें क्या, जैसे आपको पहले इसमें देनी पड़ती है की, आपने देखा होगा की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर, वो वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। तो आपको सबसे पहले इसमें देनी पड़ती है की, उसके बाद में आपको यहाँ पे देनी पड़ती है उसकी वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मान लो कि एक प्राइमरी कलर लेता हूँ जो है यहाँ पर ब्लू। हाँ जी, इस तरीके से मैंने ब्लू ले लिया, ओके, बढ़िया है, सही है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेंजर कलर लेता हूँ। वो आपको पता है बूटस्ट्रैप में रेड होता है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रेड पास कर देता हूँ। रेड करना था भाई, ओके। और एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वार्निंग का कलर लेता हूँ, वार्निंग।
और इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से आके येलो, दैट्स इट। तो बेसिकली इसमें की कौन सी है, इसमें की है प्राइमरी, हाँ जी, और इसका जो वैल्यू है वो ब्लू है, डेंजर, और इसका जो वैल्यू है वो रेड, और वार्निंग की बात करें तो येलो, दैट्स इट, की वैल्यू पेयर। ओके, अब इसको यूज कैसे करना होता है वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन बनाना मैंने आपको सिखाया, एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन का नाम मैं लिखूँगा गेट कलर। ओके, गेट कलर, बढ़िया। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करूँगा, मतलब जो यूज़र टाइप करेगा, मतलब एक नेम होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रिटर्न, दैट्स इट। और मैं मैप, ध्यान से देखो, जैसे मैंने मैप लिखा तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, और ये फंक्शंस आप लोग एक बार प्रैक्टिकल कर लेना इन सब पे, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मैप गेट, ठीक है। तो इस मैप गेट के अंदर क्या, इस मैप गेट के अंदर ऐसा कि मैं यहाँ पर कलर डेटा, और कलर डेटा में जो की कलर डेटा की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो नेम वाली होगी जो यूज़र वहाँ पे टाइप करेगा। तो नेम मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर सेट करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जो अपना गेट कलर फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल करने का ट्राई करता हूँ, और उसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो अपनी प्राइमरी की थी उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब प्राइमरी की क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, ध्यान से देखना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी में क्या था, ब्लू था, बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, तो भाई आप यहाँ पे देखो एलिमेंट के अंदर यहाँ पे ब्लू आ चुका। मैंने गड़बड़ी क्या करी, गड़बड़ी मैंने ये करी कि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग नहीं देना चाहिए था। वो कहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देना चाहिए था, अब इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग नहीं देना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इन स्ट्रिंग्स को हटाऊँगा। ओके, हाँ जी, अब मैं यहाँ पे चलूँ, देखो ब्लू यहाँ पे आ चुका है, सही है। अब जैसे मान लो कि मुझे इसका जो कलर है, ये तो मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड करा, इसका जो कलर है वो भी मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। गेट कलर वाले फंक्शन को कॉल करना है, और सिंपल जैसे मान लो कि मुझे डेंजर कलर करना है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेंजर करा, ये देखो यहाँ पे कलर रेड आ चुका है, कैसा लग रहा है, सही है, बढ़िया। उसके बाद में क्या, उसके बाद में कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक बॉर्डर ऐड, इस तरीके से मैं एक बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 1 पिक्सल का एक सॉलिड टाइप का बॉर्डर होगा, जिसमें मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, और मैं बोल दूंगा कि एक कलर होगा जो होगा सिंपल वार्निंग वाला, येलो। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे देखो बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड येलो। तो ये चीज़ होती है बेसिकली मैप फंक्शन के अंदर। इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आपको पता लगाने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो मेथड कौन से होते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखा ना, जैसे मैं यहाँ पे मैप लिखता हूँ, मैप गेट होता है, मैप हैज़ की होता है, मर्ज होता है, रिमूव होता है, वैल्यूज होता है। ये मेथड्स आपको पता लगाने। होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिर वो है अपना प्लेस होल्डर सेलेक्टर्स। लेकिन सेलेक्टर से मुझे याद आया, फंक्शन सेलेक्टर्स भी होते हैं सास के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो सबसे पहले, उसके बाद में अगला टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान से देखना। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं बोलता हूँ सेलेक्टर। मैं बाय द वे वेरिएबल सास के अंदर मैं अगर करता ये बेस्ट था, लेकिन मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो एक मैं सेलेक्टर करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 2-3 मेथड्स आपको बताता हूँ, आगे आप खुद पढ़िएगा, थोड़ा देखिएगा, लेकिन पहले देखो। मैं लिखता हूँ सिंपल सेलेक्टर इस तरीके से, और आपको लिखना नेस्ट। हाँ जी, नेस्टिंग वाला नेस्ट ही है। ओके, इसके अंदर क्या, इसके अंदर मान लो एक डिव है जी, एक डिव है, और कोमा लगा के आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डिव के अंदर मान लो कि एक स्पैन टैग था। ओके, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करें, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, डिव है, उसके अंदर एक स्पैन टैग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस सिलेक्टर को लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ विड्थ 10 पिक्सल, विड्थ 10 पिक्सल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे रन करा, ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे डिव के अंदर स्पेन आ चुका है। हाँ जी, कुछ इस तरीके से भी आप लोग रख सकते हो।
अगर मैं बोलूं कि भाई इस डिव पे जैसे मैं होवर करूं तो इसकी विड्थ 10 पिक्सल कर दो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है मैंने एम परसेंट साइन बताया था, याद है स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने। ओके, इसमें बोलता हूं कि अगर मैं होवर करूं, ये जो एम परसेंट वाला सिंबल है ये किसको टारगेट करेगा, डिव को टारगेट करेगा। सेव करते हैं, ये देखो डिव पे होवर हुआ और विड्थ 10 पिक्सल हो चुकी है इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ये तो एक बात, ठीक है, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। एक इसमें होता है बेसिकली अपेंड, हाँ जी, एक अपेंड होता है। अपेंड क्या करता है, अपेंड ये करता है कि एक बार मैं इसको अगेन कमेंट करता हूँ और आपको इसमें मैं दिखाता हूँ कि अपेंड क्या करता है, तब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ कि डिव के अंदर क्या था, स्पेन था, सही था ना, स्पेन स्पेन, ओके। तो ध्यान से देखो, डिव और स्पेन के बीच में स्पेस है, लेकिन जो अपेंड है वो ये स्पेस को नहीं रखता है। अच्छा हाँ, दिखाओ, दिखाता हूँ। यहाँ पे डिव था और इस डिव के अंदर मैं बोलता है कुछ ऐसा हूँ कि एक मान लो कि डॉट डिव और 1 करके क्लास है, और उसके आगे मैं यहाँ पे इसके अंदर रखता हूँ स्पेन, ठीक है, ओके। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अपेंड, अपेंड कर दो, ठीक है, सेव करता हूँ। ये देखो डिव 1 के अंदर स्पेन आ चुका है, सही है। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे अपेंड का यूज कर सकते हैं, मतलब वो स्पेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है इसमें अपेंड के अंदर, ठीक है ना, बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये तो। और कौन सा होता है, और भी होता है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं तो एक होता है अपने पास रिप्लेस, हाँ जी, रिप्लेस भी होता है। तो रिप्लेस में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, मैं बोलता हूँ कि अ, एक डिव है, एक डिव है, ठीक है, और इसमें 3 बेसिकली आप लोग पैरामीटर सेट करोगे। मैं बोलूँगा एक डिव है, उस डिव को किससे रिप्लेस करो, स्पेन से रिप्लेस करो। तो मैंने बोला एक डिव था, उस डिव को स्पेन से रिप्लेस कर दो, अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो यहाँ पे स्पेन आ चुका है। अगर मैं उस डिव को पी से रिप्लेस करना चाहूँ, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो पी आ चुका है। अगर मैं बोलूँ कि उस डिव को मैं स्मॉल टेक से रिप्लेस करना चाहूँ तो होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखो स्मॉल टेक आ चुका है। ऐसे भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। तो ये थे कुछ हमारे पास सिलेक्टर्स के फंक्शंस, और इनकी जो लिस्ट है वो नीचे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना और प्रैक्टिकल करना, देखना, चीज़ें समझ में आएंगी। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है प्लेस होल्डर सेलेक्टर। तो आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे 2 बटन बनाता हूँ, ठीक है, मैं 2 बटन बनाता हूँ, जिसमें एक क्लास मैं प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम होगा सबमिट और btn, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सब मिट, ओके, दैट्स इट। एक मैं और बटन बना दूँ, और मैं बोल दूँ एक क्लास होगी जिसकी जो होगी यहाँ पे कैंसिल, ओके, और btn, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल दूँ सिंपल क्या, कैंसिल बोल दूँ, ओके जी। तो आपको 2 बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं। एक सबमिट का मिल जाएगा और एक कैंसिल का मिल जाएगा, हाँ। तो अब क्या, अब ये देखना आप लोग, और मैं लिखूंगा यहाँ पे परसेंटेज, मैं लिखूंगा बटन की एक स्टाइल, हाँ, इस तरीके से बटन की स्टाइल मुझे करनी, डायरेक्टली मैंने परसेंटेज लिखा, उसके बाद में बटन स्टाइल लिखा, ओके। और मैं लिखता हूँ बटन होंगे ना, उसकी जो पैडिंग होगी वो होगी बेसिकली 25 पिक्सल, ठीक है, बढ़िया। उसकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ होगी, हाँ, वो फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी होगी, वो फ़ॉन्ट की साइज़ होगी भाई साहब, मैं 18 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, मैं क्या करता हूँ 7 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या करता हूँ, मैं एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ बॉर्डर भाई साहब आप 1 पिक्सल के होंगे और सॉलिड टाइप के होंगे, और आपका जो कलर होगा वो ये CCC होगा, ठीक है। और मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ, और उसकी मैं प्रॉपर्टी कुछ भी मान लो कि मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो अपना सबमिट और BTN था, जो अपनी क्लास थी, वहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, इनहेरिटेंस वाला एक कंसेप्ट है, तो वो हम लोग यहाँ पे भी ऐसे यूज करते हैं। आपको लिखना सिंपली एक्सटेंड, बिल्कुल एक्सटेंड, ये वाला। आगे आगे सिंपल आपको लिखना है स्पेस लगा के आराम से, ये जो परसेंटेज है और बटन स्टाइल। क्या होगा दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो सबमिट बटन करके एक क्लास बनी, जिसमें पैडिंग 25 पिक्सल थी, बिल्कुल यहाँ पे डाली मैंने, वो इसके अंदर आई। फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे डाला, वो यहाँ पे आया। बॉर्डर मैंने यहाँ पे डाला, वो यहाँ पर आ चुका है। बैकग्राउंड का कलर ग्रीन था, ओके।
ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। पेज को रिफ्रेश करो, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ कैसे नहीं हुआ मुझे देखना पड़ेगा। मैंने क्लास का नाम कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ जी, वो बी मुझे कैपिटल करना पड़ेगा और इसका मुझे बी कैपिटल, एक सेकंड, बी कैपिटल करना पड़ेगा। और अब इसमें देखो ये बहुत बटन सा लग नहीं रहा है, बटन सा नहीं लग रहा है, बटन सा नहीं लग रहा भाई साहब ये, लेकिन समझ गए होगे आप, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो कैंसिल बटन है इसको कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे चलता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इस तरीके से अ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सबमिट बटन का जो कलर है वो तो होगा भाई ब्लू, और जो कैंसिल का बटन है उसका जो कलर होगा वो होगा रेड, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे चलूँ, ये देखो इसका रेड और इसका ब्लू। अब इस वाले कलर को ये दोनों कलर ब्लू वाला और रेड वाला ओवरराइड कर रहे हैं, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर सेलेक्टर्स। होप कि आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। कोड बार बार रिपीट नहीं होगा, एक बार वहाँ पे डिफाइन कर दो, एक्सटेंड करके यूज कर लो, दैट्स इट, इतना सही काम है। ऑल राइट, सो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मॉड्यूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये जो मॉड्यूल एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली ये है कि ये जो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह है, कहाँ पे कौन सी फाइल आपको कब बनानी है, कैसे कैसे इसका जो फ्लो होगा वो होगा, उसके बारे में है। इस टॉपिक को मैं अभी के लिए ज़्यादा टच नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक साथ में कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तब हम लोग देखेंगे किस तरीके से मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, कंपोनेंट्स इसके किस तरीके से बनेंगे, ये जो वेरिएबल वाली फाइल बनी है वो यहाँ के लिए अच्छी है या फिर इसको कोई दूसरी डायरेक्टरी में डालेंगे, ये चीज़ हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विद सास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस पे चलता हूँ, इसको इस तरीके से कर देता हूँ पहले। तो यार अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आके कंटेनर डायरेक्टली बनाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसकी जो विड्थ है वो है 1000 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर ही मैं डायरेक्टली, खास बात ये मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकता हूँ। किस तरीके से आपको लिखना है, सिंपली मीडिया, और ये देखो मीडिया यहाँ पे आ चुकी है, और उसके बाद में लिखना आपको एंड, हाँ जी, उसके बाद में लिख सकते हो मैक्स, इसकी जो विड्थ होती है WIDTH, ठीक है। और वो मान लो कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर आके कि अगर होता इस तरीके से, ये नंबर मैंने एक डाला यहाँ पर, अगर वो मैक्स विड्थ होती है इतनी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो इसकी विड्थ है, डायरेक्टली आपको कंटेनर लिखने की ज़रूरी नहीं है, खास बात ये है आप यहाँ पे विड्थ इसकी पास कर सकते हो 850 पिक्सल। सेव करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे तो इस तरीके से दिखेगी, लेकिन ये चीज़ आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखनी पड़ती है बहुत ही कम कोड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी करूँ और मैं बोलूँ कि अगर होती है 900 पिक्सल, तो आप क्या करो, इसकी विड्थ को कर दो 650 पिक्सल। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 900 पिक्सल मैक्स विड्थ है, तो इस विड्थ को आप लोग कितना कर दो 650। यहाँ पे तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से अपना कोड यहाँ पे कम कर सकते हैं, ये खास बात होती है सास की, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम बात करते हैं एट रूट के बारे में। हाँ जी, एट रूट ये क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये मान लो कि ओके, और इस div1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर इसका करता हूँ रेड। ओके, कलर रेड करता हूँ। एक मेरे पास है div2, ये क्लास मान लो आप लोग, ठीक है। अब इसका मैं कलर करता हूँ यहाँ पर आके ब्लू, ठीक है। एक मेरे पास एंकर टैग है जिसका मैं कलर क्या करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर अपने को div1 के अंदर, और फिर div1 div2, और फिर div1 div2 के अंदर ए। अब देखो इसके अंदर क्या जा रहा है, यहाँ पर div1 इस तरीके से लिखा आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पे div1 अगेन आ चुका है, यहाँ पे div1 अगेन आ चुका है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एट रूट का, एट रूट का, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है इसको आप लोग इतना इतना कर लो कट, और यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो डायरेक्टली एट, और एक सेकेंड आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एट और रूट इस तरीके से, और इसके अंदर ये चीज़ आप लोग यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। इससे क्या होगा, इससे आप लोग यहाँ पे इसमें आउटपुट में देख सकते हो div1 div2 और div2 के अंदर डायरेक्टली ए। अगर आप चाहते हो कि भाई div2 अगेन रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ पे भी लगा दो, लेकिन ये इतना चलता है। लेकिन बार बार कोई बड़ी चीज़ रिपीट हो रही है
उसको आप लोग इस एट रूट से यहाँ से हटा सकते हो। दैट्स इट, इतना ही है। सर फाइनली अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मुझे नीचे कमेंट के ज़रूर बताना कि भाई ये कोर्स आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी भी इससे वैल्यू मिली है तो यार देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है मेरे मोटिवेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।